हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के समय की एक ऐसी घटना का उल्लेख करेंगे जो कि भारत के इतिहास की किताबों में दर्ज है। और इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में एक नई भूमिका अदा किया था, जलियांवाला नरसंहार। इसने व्यापक रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ उत्पन्न किया था, जिसने अंग्रेजी राज का क्रूर और दमनकारी चेहरा पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। अंग्रेजी राज भारतीयों के लिए वरदान है। अंग्रेजी शासन के इस कथन को जो वो दावा करती थी उसको उजागर किया था। कई इतिहासकारों का मानना है कि जलियांवाला बाग कांड घटना के बाद भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों के नैतिक दावे का अंत होता है। इस घटना ने सीधे तौर पर एकजुट राजनीति के लिए भारतीयों को प्रेरित किया था और इसका परिणाम होता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है। ये एक ऐसी घटना होती है जिससे क्षुब्ध होकर के, जिस नरसंहार और हत्याकांड से क्षुब्ध होकर के रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि गुरुदेव की उपाधि से भी सम्मानित होते हैं, उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड के सम्मान को वापस कर दिया था। यहां तक की घटना भारत के इतिहास की किताबों में दर्ज है कि कैसे महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था, जिसके बाद मार्च के अंत में और अप्रैल की शुरुआत में भारत के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होते हैं और उसका परिणाम 13 अप्रैल 1919 को एक नरसंहार के रूप में दिखता है। हालांकि समझने वाली बात है कि कैसे और क्यों इस नरसंहार ने पंजाब को देशव्यापी आंदोलन का केंद्र भारत में बनाया था। पंजाब ने अपने समय में सबसे ज्यादा प्रदर्शन और क्रूर उत्पीड़न देखा था, जिसमें कम से कम 1200 लोग मारे गए थे और 3600 लोग घायल हुए थे। पंजाब को अंग्रेजी हुकूमत का गढ़ माना जाता था, जो इस बात पर गर्व करता था कि उसने राज्य में कॉलोनियों और रेलवे का विकास कर वहां पर समृद्धि का वातावरण उत्पन्न किया है। भारतीय सेना में पंजाब के लोगों का काफी योगदान रहता था और इस विकास की लिबास की आड़ में अंग्रेजी हुकूमत ने उन सभी उठने वाली आवाजों को क्रूरता से कुचला था जो उसके खिलाफ खड़ी होती। 1857 का विद्रोह हो, 1857 के दशक का कूका आंदोलन हो या 1914-15 का गदर आंदोलन हो, सबको अंग्रेजी शासन ने क्रूरता से दमन किया था। और इस घटना में हम देखते हैं आयरलैंड की जमींदारी पृष्ठभूमि से आने वाले ओडायर, जो कि ब्रितानी औपनिवेश के अधिकारी वर्ग की सोच रखता था, उसने भारत के शिक्षित व्यापारियों और साहूकारों के खिलाफ एक सोच बना रखी थी और वो किसी भी राजनीतिक असंतोष को पहले ही अवसर में कुचल देता था। जनरल ओडायर को साल 1913 में पंजाब के लाला हरकिशन लाल के पीपुल्स बैंक की बर्बादी के लिए दोषी माना जाता है और इस बैंक की बर्बादी के चलते लाहौर के व्यापारियों और खास तौर पर शहरी इलाके में रहने वाले सभी लोगों का सब कुछ लुट जाता है। उनकी सारी बचत पर पानी फिर जाता है। साल 1917 और 1919 के दरमियान कीमतों में उस समय भारी उछाल उत्पन्न होता है। मजदूरी के मानकों में गिरावट आती है। निचले पायदान पर खड़े मजदूरों को और पीछे ढकेल दिया जाता है और इसका नतीजा होता है कि कामगार, कारीगर घोर तंगी से घिर जाते हैं। अमृतसर में तो मुस्लिम कश्मीरी कारीगरों के मुख्य आहार चावल की कीमतों में उस समय 3 गुना की वृद्धि होती है और इन सारी बातों का यह असर होता है कि धीरे धीरे सभी लोग लामबंद होने लगते हैं। इन लोगों में युवा मुसलमानों के साथ साथ ब्रिटिश विरोधी मध्यम वर्गीय मुस्लिम वर्ग भी शामिल होता है। व्यापार और उद्योग जिनके तितर बितर हो जाते हैं वो लोग भी शामिल होते हैं। रामशरण दत्त, गोकुल चंद नारंग, सैफुद्दीन किचलू, अली खान जैसे बहुत से राजनीतिक विचारक सामने आते हैं और वो ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज बुलंद
करते हैं। लेकिन इसी समय भारत में एक घटना और होती है। 1918 का समय आता है और इन्फ्लुएंजा और मलेरिया जैसी घातक महामारी फैलती है, जिसमें कि उस समय पंजाब के आसपास हजारों लोग मारे जाते हैं। इन सालों में वो सब होता है जो कि एक देश के लिए, एक क्षेत्र के लिए विनाशकारी होता है, और ये सभी घटनाएं एक सूत्रधार की भूमिका अदा करती है। फरवरी 1919 के अंत में जब रॉलेट बिल पास होता है तो उसका व्यापक विरोध होता है। इन सारी घटनाक्रमों की वजह से पंजाब इस विरोध में सबसे आगे खड़ा होता है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ आंदोलन भारत का पहला अखिल भारतीय आंदोलन होता है, और इसी आंदोलन ने महात्मा गांधी को नेशनल फिगर के तौर पर उस समय स्थापित किया था। इसके बाद ही महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह सभा का गठन किया और खुद पूरे देश में दौरे पर निकल जाते हैं ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके। हालांकि हम देखें तो गांधी जी का दौरा पंजाब में नहीं होता है, और जब वो पंजाब प्रांत में प्रवेश करने वाले ही होते हैं, ठीक इसके पहले 9 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और पंजाब की सीमा से उन्हें बाहर भेज दिया जाता है। इसके अलावा देखें तो इस प्रांत में कांग्रेस भी इतनी मजबूत नहीं होती है, और इसके परिणाम स्वरूप कार्यक्रम बड़ा ही प्राथमिक स्तर का होता है और उसे अंग्रेजी सरकार द्वारा कुचल दिया जाता है। फरवरी महीने की शुरुआत में अमृतसर और लाहौर शहरों में सरकार विरोधी सभाएं होती हैं, लेकिन ये सभी सभाएं बेहद स्थानीय मुद्दों पर आधारित होती हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म टिकट या चुनाव। इन्हीं पर ये सभाएं होती हैं। इसमें रॉलेट एक्ट या खिलाफत के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। देश के अधिकांश शहरों में 30 मार्च और 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया जाता है, और इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर पंजाब के अमृतसर, लाहौर और गुजरांवाला में तथा जालंधर शहर में दिखाई पड़ता है। लाहौर अमृतसर में हुई जनसभाओं में 25 से 30 हजार लोग उस समय शामिल होते हैं। 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी के दिन सभी लोगों के द्वारा एक मार्च निकाला जाता है। रामनवमी के मौके पर निकाले इस मार्च में हिंदू तो शामिल ही होते हैं, मुस्लिम वर्ग भी शामिल होता है। मुस्लिमों ने तुर्की सैनिकों जैसे उस समय लिबास पहन रखे होते हैं। बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं, लेकिन जनरल डायर और उसके प्रशासन को सबसे अधिक चिंता उस समय हिंदू मुस्लिम एकता को देख करके होती है, और किसी भी विरोध को कुचलने के लिए हमेशा आतुर रहने वाला ये नरपिशाच जनरल डायर, पंजाब का जो गवर्नर होता है, वो उसी दिन अमृतसर के लोकप्रिय नेताओं में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर से निर्वासित कर देता है। ठीक उसी दिन महात्मा गांधी को भी पंजाब में घुसने नहीं दिया जाता है और उन्हें पलवल से वापस कर दिया जाता है। अपने नेताओं के निर्वासन की खबर से अमृतसर के लोगों में गुस्सा भर जाता है। करीब 50,000 लोगों की संख्या उस समय जुटती है और 10 अप्रैल 1919 को अपने नेताओं की रिहाई की मांग करते हुए भीड़ द्वारा सिविल लाइंस तक मार्च निकाला जाता है। इस मार्च के दौरान सैनिकों से उनकी मुठभेड़ भी होती है, पथराव होता है, गोलीबारी होती है, और इस घटना में कई लोग मारे जाते हैं। गुस्साई भीड़ शहर वापस तो आ जाती है, लेकिन अब उसके अंदर एक गुस्सा भरा रहता है, एक हलचल मची रहती है। वो ब्रिटिश अथॉरिटी से संबंधित प्रतीकों जैसे कि बैंक, रेलवे स्टेशन और चर्च में तोड़फोड़ करना प्रारंभ करते हैं। 5 गोरे या अंग्रेज, जिनमें से 3 बैंक कर्मचारी होते हैं और एक रेलवे गार्ड, इस घटना में मारे जाते हैं। इस हिंसक आंदोलन का नेतृत्व मुख्य तौर पर हिंदू, सिख, खत्री और कश्मीरी मुसलमान करते हैं।
ठीक उसी दिन जालंधर के ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को आदेश दिया गया कि वो इन सभी हिंसक घटनाओं को संभालने के लिए फौरन अमृतसर पहुंचे। नागरिक प्रशासन वहां का ढह चुका होता है और ऐसे में संभवतः डायर को परिस्थितियों का नियंत्रण करने के लिए बुलाया जाता है। जलियांवाला बाग में उस दिन क्या हुआ, ये आज हर सबको मुंहजबानी पता है। 13 अप्रैल 1919 को शाम के लगभग 4:30 बज रहे थे। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मौजूद 25 से 30 हजार लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश जारी किया, वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। ये गोलाबारी करीब 10 मिनट तक बिना एक सेकंड रुके हुए चलती है। जनरल डायर के आदेश के बाद सैनिकों ने करीब 1650 राउंड गोलियां दागी थी। गोलियां चलाते चलाते उनके हाथ थक गए थे और उस समय 379 लोग जिंदा लाश बन चुके थे। ये जो है उस समय का आधिकारिक रिकॉर्ड रहा है, जबकि अगर हम देखें अनआधिकारिक रिकॉर्ड तो वो हजारों की संख्या में रहता है। जनरल डायर जो कि उस समय का एक नरपिशाच होता है, उसका जन्म भारत में ही होता है। उसके पिता शराब बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं। डायर को उर्दू और हिंदुस्तानी दोनों ही भाषाओं का अच्छा ज्ञान होता है। डायर को उसके लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में उसकी साख अच्छी नहीं होती। इतिहास में डायर का नाम अमृतसर के कसाई के रूप में देखा जाता है। ऐसा न केवल राष्ट्रवादी बल्कि आम लोग भी मानते हैं। उसके इस निर्मम कृत्य को भारत में अंग्रेजों की मौजूदगी के अपवाद के रूप में देखा जाता है। हम देखते हैं तो बाद में हंटर कमीशन के द्वारा इसकी जांच की जाती है। अनआधिकारिक तौर पर हुई कांग्रेस की जांच में पाया जाता है कि जनरल डायर इस तरह की सोच रखने वाले और सोच को अंजाम देने वाला अकेला शख्स होता है। हंटर आयोग के सामने डायर के द्वारा भी यह माना जाता है कि उसने लोगों पर मशीन गन का इस्तेमाल किया और बाग के लिए एक जो सकरा रास्ता था उसको लॉक किया और उसी रास्ते पर उसने सैनिकों को खड़ा करके गोली चलाने का आदेश दिया था, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा मर सके और उन्हें भागने का मौका ना मिले। जब फायरिंग बंद होती है तो घायलों के लिए मेडिकल की ना कोई व्यवस्था होती है और ना लाशों को उठाने के लिए अंतिम कर्म की व्यवस्था की जाती है। और अंग्रेजी शासन को आप देखिए कि इस कसाई को, जो कि अमृतसर के कसाई के नाम से फेमस होता है, इस घटना के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के उद्धारकर्ता के रूप में इसको सम्मानित किया जाता है। इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा होती है, जिसके दबाव के चलते भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया था। कमीशन के सामने इस नरपिशाच के द्वारा स्वयं स्वीकार किया जाता है कि गोली चलाकर लोगों को मार देने का निर्णय ये पहले से ही वहां पर लेकर के गया था। अर्थात इसका इंटेंशन पहले से ही था कि वहां पर जा करके हमको गोलियों से लोगों को भूनना है। वहां पर कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी थी जिसके लिए इस राक्षस को ऐसा फैसला लेना पड़ा। इसके द्वारा प्री प्लान्ड ये काम जलियांवाला बाग का नरसंहार या हत्याकांड किया गया था। वो वहां पर उन लोगों पर चलाने के लिए 2 तोप भी लेकर के गया था, लेकिन उस सकरे रास्ते में वो तोप नहीं जा पाई थी, इसलिए उसने राइफल से गोलियां चलवाई थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने पर 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को पदोन्नत कर कर्नल बना दिया जाता है और इसे अक्रिय वर्ग की सूची में रखा जाता है। इसे भारत में पोस्ट न देने का निर्णय किया जाता है और स्वास्थ्य कारणों से उसे ब्रिटेन वापस कर दिया जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स ने उसके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया
परंतु हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस हत्याकांड की प्रशंसा करते हुए उसको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया था। विश्वव्यापी निंदा के चलते बाद में ब्रिटिश साम्राज्य ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया। 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को इस्तीफा देना पड़ा और 1927 में प्राकृतिक कारणों से उसकी मृत्यु होती है। लेकिन इसी जलियांवाला बाग कांड में एक बालक भी मौजूद होता है और उसको भी गोली लगती है। उसी दिन उसके द्वारा यह तय किया जाता है कि वो इस घटना का बदला लेगा। 13 मार्च 1940 को उसके द्वारा लंदन के कैस्टन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली से उड़ा दिया जाता है और वह बालक होता है उधम सिंह। उधम सिंह को इस घटना के बाद 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। किसी ब्रिटिश अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत तौर पर की गई ये निर्मम सामूहिक हत्या अपने आप में उस समय की पहली घटना होती है। हिंसा, क्रूरता और राजनीतिक दमन ब्रिटिश राज में पहली बार नहीं होता है और न ही कोई अपवाद होता है, लेकिन ये क्रूरता अपने आप में एक अलग स्तर की क्रूरता होती है। जलियांवाला बाग कांड को आज लगभग 105 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन चोट पहुंचाने वाली सच्चाई यह है कि भारतीय राज्य की सीमा उस औपनिवेशिक नींव पर खड़ी है जिसके कारण जलियांवाला बाग कांड हुआ था। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक स्वतंत्रता होने के बावजूद राजनीतिक असंतोष के खिलाफ दमनकारी विरोध बार बार अपना सिर उठाता नजर आ रहा है। जलियांवाला बाग कांड अंग्रेजी राज्य पर एक शर्म था और भारतीय उपनिवेश पर, भारतीय नागरिकों पर एक जनसंहार उसके द्वारा थोपा गया था, जो कि आज भी निंदनीय माना जाता है और ब्रिटिश शासन इस कलंक को कभी धुल नहीं सकता है। तो आज हमने आपको ब्रिटिश साम्राज्य के उस पैशाचिक तत्व से परिचित कराया है जो कि हम लोगों को जलियांवाला बाग कांड के रूप में दिखाया गया है।